कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलाल और दामाद चुभने वाला शब्द है। पिछले दिनों हरियाणा के चुनावी सभा में पीएम मोदी पूरे फॉर्म में दिखे। कांग्रेस पर, खास करके कांग्रेस के शाही परिवार पर जोरदार हमला किया। कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होने का आरोप तो लगाया ही, सबसे बड़ा बेईमान और धोखेबाज भी कहा। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अडानी और अंबानी को निशाने पर लेते हुए जोरदार हमला किया है। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? आपको शायद याद हो, भारत में कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने उद्योग और पूंजीवाद को लेकर जो रायता फैलाया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीवाद वास्तव में देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि सच्चाई दूसरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वामपंथी देश में भी पूंजीवाद की राह पर चलने का निर्णय किया है, चल भी रहे हैं, तरक्की को आयाम दे रहे हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर भारत में इसका विरोध क्यों? सच तो यह है कि औद्योगिकरण का सर्वाधिक लाभ गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर औद्योगिक विकास की बात करते थे। इससे देश का विकास होता है। यह बात पूरे दुनिया के पैमाने पर लागू होता है। बावजूद इसके राजनीति में वोट के खातिर भ्रम फैलाने और गुमराह करने का धंधा आज भी बदस्तूर जारी है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले, बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष एक और उद्योगपति को निशाने पर ले रहे हैं, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए स्वयं बता रहे हैं कि रोजगार के लिए इंडस्ट्री जरूरी है, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में जीएसटी और नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए क्या कहा? जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, यह हथियार हैं।
और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। पीएम मोदी ने हरियाणा से ही जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलते हुए एक साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को, खास करके महिला मतदाताओं के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। जम्मू कश्मीर में हो रहे शांतिपूर्ण मतदान को हरियाणा से जोड़कर पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाना साधा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और मतदाताओं से भावुक अपील कर दी। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। पीएम के भावनात्मक अपील का जवाब दिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पिछले दिनों केजरीवाल ने कहा कि जेल में रहते हुए मेरा दबाव बंद कर दिया गया, मेरे हौसले तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। केजरीवाल ने कहा कि मैं हरियाणा का हूं और हरियाणा वालों को तोड़ना आसान नहीं होता है। मेरी दवाइयां बंद कर दी, मैं शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन ले रहा हूं, मैं 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ऊपर वाले की कृपा है आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने वापस आ गया। ये मेरे हौसले तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको पता नहीं है मैं हरियाणा का हूं। उधर पीएम मोदी विपक्ष पर आपसी झगड़ों में उलझे रहने का आरोप लगाते हुए बहुत बड़ी बात कह दी। कर्नाटक में उनके सीएम और डिप्टी सीएम आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर 1, नंबर 2 एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इधर केजरीवाल ने खुद को पाक साफ बताते हुए हरियाणा में तीसरा कोण बनाने पर काम शुरू कर दिया है या प्रयास शुरू कर दिया। मेरा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, अब नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। मेरा कसूर यह है कि मैंने बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करानी चालू कर दी। इतने सारे जो काम करे दिल्ली में, पंजाब में, कोई भ्रष्ट आदमी तो नहीं कर सकता। आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरने की रणनीति बना ली है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में यही मुद्दा उठाकर कांग्रेस जोर शोर से बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, बीजेपी पर हमलावर हो रही थी। अब बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है।
इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है।